सो आज हम लोग एम्स एंड स्कोप ऑफ वेटनरी पब्लिक हेल्थ, अभी कैन से एंड एपिडेमियोलॉजी और रोल ऑफ वेटनरियन और रोल ऑफ वेटनरियंस इन पब्लिक हेल्थ डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन और एनिमल्स का जो रिलेशनशिप है ये आज कोई नया नहीं है, बहुत एंशियंट, बहुत पुराने समय से ये चला आ रहा है। पहले भी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, आपको अगर याद होगा थोड़ा बहुत, पैथोलॉजी पढ़े होंगे या माइक्रोबायोलॉजी पढ़े होंगे। 18th सेंचुरी में ही इसके बारे में सोचा जाना शुरू हुआ। जैसा कि फर्स्ट जो वेटनरी स्कूल है वो लाइन फ्रांस में इस्टेब्लिश हुआ 1761 और लाइक आसपास में 1761 में मेरे ख्याल से, टू कॉम्बैट द रिंडर पेस्ट। आज के डेट में रिंडर पेस्ट एक ऐसा डिजीज है जो वर्ल्ड वाइड, एनिमल डिजीज भी कैन से, जो वर्ल्ड वाइड इरेडिकेटेड है। ठीक है, उसी समय ड्यूरिंग 18th सेंचुरी भी कैन से या 19th सेंचुरी के आसपास में आपका जो रुडोल्फ वर्चू थे, वन ऑफ द यू कैन से one of the renowned professionals, that given a statement that between the animal and human medicine there is no dividing line nor should there be। मतलब आपका वेटनरी और मेडिकल में कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं है और कोई डिवाइडिंग लाइन होना भी नहीं चाहिए। तो एक लाइजनिंग के रूप में ऐसा कि एनिमल और जो ह्यूमन मेडिसिन है दोनों एक दूसरे के बारे में सोचे और केयर करें। ठीक है, सो लेटर ऑन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी और अर्ली वी कैन से 20th सेंचुरी, ये जो इंटरेस्ट है ह्यूमन मेडिसिन और वेटनरी मेडिसिन बढ़ता गया बेस्ड ऑन डिस्कवरीज, क्या क्या फाइंडिंग्स आते गए। और जैसे कि दोनों में पता चला कि ह्यूमन और जो एनिमल है दोनों में सिमिलर नेचर्स के डिजीज अक्रेंस हो सकते हैं। बट लेटर ऑन मिड 20th सेंचुरी जो ह्यूमन और जो एनिमल मेडिसिन है और वेटनरी मेडिसिन भी कैन से है, ये दोनों के बीच में कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन भी कैन से दैट गेट्स डिक्लाइन बिकॉज जो रीजन था इसके पास लिए, बिकॉज द लैक ऑफ यू कैन से द डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, दोनों को सेपरेट है। ह्यूमन मेडिसिन का अलग है, वेटनरी मेडिसिन का अलग है और वेटनरी का अलग है, और दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे थे। बट लेटर ऑन 1951 में FAO ने, दैट इज द FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट डिफाइंस वेटनरी हेल्थ। ये डिफिनीशंस पे मुझे बहुत ज़्यादा जाना नहीं है कि नाउअडेज एक मॉडिफाइड डिफिनीशंस अवेलेबल है जो दैट इज द लेटेस्ट डिफिनीशंस। बट वी कैन सी हियर वेटनरी पब्लिक हेल्थ कंप्राइजेज ऑल कम्युनिटी एफर्ट। कभी भी वेटनरी पब्लिक हेल्थ का आज के डेट में भी जो एफर्ट होता है एक कम्युनिटी एफर्ट होता है, नॉट ए सिंगल डिपार्टमेंट एफर्ट, दिस इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वी कैन से। So community efforts influencing and influenced by veterinary, medical, art and sciences that apply to prevention of disease, protection of life and promotion of well-being and efficiency of man. So this is the major objective behind the veterinary public health. So veterinary medical arts का एक ऐसा you can say और science का एक ऐसा effort और community effort जिसका की मोटो है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज करना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रमोशन ऑफ वेल बीइंग एंड इफिशिएंसी ऑफ द मैन। ठीक है, जब आप डिजीज से प्रिवेंट कर रहे हो, उनके लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उनके वेल बीइंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो, डेफिनेटली देन उसकी इफिशिएंसी जो ह्यूमन बीइंग की वर्किंग इफिशिएंसी वो बढ़ जाती है। इसी में आपको ये पब्लिक हेल्थ जो वेटनरी है और पब्लिक हेल्थ है, तो पब्लिक हेल्थ का डिफिनीशन जस्ट फ्रॉम द ग्रास्प फ्रॉम veterinary public health definition, that is it is the science and art of preventing disease, prolonging life and promoting health and efficiency through organized community efforts. So you have to remember these definitions of the public health. And later on in 1975 FAO, that is Food and Agricultural Organization, and WHO, that is World Health Organization, they published a joint technical report
and again give a modified definition of veterinary public health. That is it is a component of public health activities devoted to the application of professional veterinary skills, knowledge, and resources for protection and improvement of human health. So it's slightly similar things here also. And again, WHO define the health, that is the health is a state of complete physical, mental, and social well-being, but not merely the absence of disease or infirmity. जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि आदमी कोई बीमार से डिजीज से ग्रसित नहीं है, देन ये हेल्दी है, बट ऐसा नहीं है. हमें हेल्थ का मतलब कंप्लीट हेल्थ, मतलब मीन्स इट इज द health physical, the persons must be physically healthy, mentally healthy, as well as sociologically healthy. ठीक है. सो पब्लिक हेल्थ और हेल्थ का डिफिनेशन आप यहाँ से मेमोरी में रखिए आगे के फ्यूचर के लिए भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. नाउ इट इज करेंटली जो दैट इज द वेल एक्सेप्टेड डिफिनेशंस ऑफ वेटरनरी पब्लिक हेल्थ है, that is given by WHO, FAO and OIE. OIE क्या है जी? कोई भी बोल सकते हैं, आता है तो. OIE एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. जैसे ह्यूमन मेडिसिन का बात करते हैं, सो अभी भी जितना भी आप कोरोना काल में आप कोरोना का जो आउटब्रेक रिपोर्ट देख रहे हैं, डेली सिचुएशंस, प्रिवेंटिव मेजर्स, सारा कुछ क्या करना है, डूज और डोंट, each and everything reflected by, you can say, published by the or given by the WHO. डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया कॉन्फ्रेंस, सब कुछ वो WHO देता है. That is WHO, and we can say that is specialized for human medicines. Likewise, OIE, that is previously known as Office Days International Epizootics. ठीक है. Nowadays its nomenclature is changed, that is it is known as World Organization for Animal Health. Likewise, that is World Organization for Human Health. ठीक है. ये OIE, that is the World Organization for Animal Health. ठीक है. और अभी बट ये जो OIE जो आप कह सकते हैं जो एब्रिविएटेड फॉर्म है, ये कांस्टेंट है. पहले OIE ऑफिस इंटरनेशनल डेज एपिजूटिक्स, नाउअडेज इट्स फुल और एक्सटेंडेड नेम इज वी कैन से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ. अभी आएंगे वन बाय वन क्या रोल है OIE का. जैसे आप भी बेसिक जानते होंगे माइक्रोबायोलॉजी में कि OIE जो है जितने भी आप कह सकते हैं कि एनिमल डिजीज हैं, इन्हें लिस्टिंग करता है. सो प्रीवियसली OIE क्या करता था कि जो भी डिजीज हैं, मेनली आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर्पस के लिए जितने भी एनिमल डिजीज हैं उन्हें कैटेगराइज करके रखता था. आप लिस्ट A डिजीज सुने होंगे, लिस्ट B डिजीज सुने होंगे, लाइकवाइज बेस्ड ऑन उसका नेचर, पैथोजेनिसिटी, क्या ट्रांसमिशन कैपेसिटी क्या है, कितना ह्यूमन इंडिविजुअल और यू कैन से कम्युनिटी इन्फेक्टिंग कैपेसिटी है. लाइकवाइज nowadays the OIE listing disease based on the animal species. मान लीजिए कैप्राइन का है, ओवाइन का है, मेराइन का है, मोलसेस का है, ऑर्निथिस का है, बर्ड्स का है, ऐसे करके स्पेसीज वाइज, बोवाइन का है, तो ऐसे करके स्पेसीज वाइज ये एनिमल्स डिजीज को ये करता है. बाकी भी इसके और बहुत सारे फंक्शंस हैं. डिजीज फोरकास्टिंग करना है, सारे डेट्स डाटा ये कलेक्ट करता है. डिफरेंट जो कंट्री है जो डाटा का है, जैसे मान लीजिए आप कुछ लोग फील्ड में जाते हैं तो TBO, BHO जो भी रूप में ज्वाइन करते हैं, वो उनकी जो फाइंडिंग आती है वो DHO, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट एनिमल हेल्थ हॉस्पिटल ऑफिसर्स को देते हैं, वो स्टेट एनिमल हेल्थ ऑफिसर्स को देता है. फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट में सबमिट करते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट देन इस डाटा को, अगर OIE का इंडिया के मेंबर्स, ये आप OIE को सबमिट करता है. देन OIE क्या करता है कि इसको पूरा का पूरा एनालाइज करता है डाटा को और फोरकास्ट करता है डाटा को. सो रोल ऑफ दीज FAO, OIE, WHO we can study later segment. So they published you can say definitions of veterinary public health in future tense of veterinary public health, and these definitions you have to remember by word. So veterinary public health is defined as it is a sum total of all contribution to the physical, mental and social well-being of human through an understanding and application of veterinary science. यहाँ भी हम पूरे हेल्थ को
कवर कर रहे हैं, दैट इज द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द ह्यूमन बीइंग। कैसे? तो आपने जो वेटनरी साइंस में पढ़ा उससे क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग आई, उसको अप्लाई करना है, ठीक है। So it also it is recognized that animal itself, animal health, veterinary science, or these are related with the, you can say, the physical। जो भी आप एनिमल, एक ऑनर है, एक एनिमल रेयर कर रहा है, जो वो हेल्दी नहीं होगा, और तो आज जो उसके ऑनर्स होते हैं वो भी आप, यू कैन से, इकोनॉमिक रीजन से या उसके हेल्थ कंडीशंस के लेके, वो भी आप जो डिपेंडेंट हैं खासकर, वो भी सारे ढंग से हेल्दी नहीं हो सकते हैं। सो वी हैव टू, यू कैन से, अप्लाई द, यू कैन से, होल efforts of veterinary medicines for the well-being of, ultimately we can say, for health of the human being. So now the whole veterinary public health activity, we can say, divided in different components. We can say what veterinary public health specialists or departments have, what type of the job they are involved. So you can say there are previously there are four major group of your main component of the veterinary public health. One is the zoonosis, second is the environmental hygiene, food hygiene, third is the environmental hygiene, and last is the biomedical research. Nowadays epidemiology also tagged with you can say veterinary public health department, so it's one of them, you can say, component increased as epidemiology and population medicine. So zoonosis, as you well aware about what is zoonosis. So we can say those, as in a definition form, we can say those diseases and infections that are naturally transmitted between lower vertebrate and human beings or man. So आपका वर्टिब्रेट दोनों है, एनिमल भी है, मैन भी है, बट वी कैन से इन डिफरेंट मोर एक्यूरेट फॉर्म लोअर वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट, लोअर वर्टिब्रेट एनिमल, मैन के बीच में जो डिजीज का ट्रांसमिशन नेचुरल वे में हो रहा है, that considered as zoonotic. The disease may be bacterial disease, may be viral disease, may be rickettsial disease, may be parasitic disease, and other also. ठीक है, mycotic fungal diseases. Second is the component. So we deal each and everything in, I think this is in unit 2 about the zoonotic diseases. So next is the food hygiene. So this food hygiene segment we discuss in this segment also, unit 1 segment also, and mainly food hygiene related with the, at least you have to study about the milk hygiene, meat hygiene, food safety and public health. However, some others extended, you can say, that is the fish hygiene, and also in master level courses or like that. So next is the environmental hygiene. So you definitely you discuss this all environmental hygiene aspects in unit 4. And biomedical research, this is mainly the application, laboratory based research on laboratory animals or likewise, and their applications for prevention and control of diseases. So this is some higher level studies. In higher level, this course included. And lastly, the epidemiology and population medicines that you have to, you can say, study in component. So the unit 3 of this course. So now we can say the M-Senoscope in some elaborative forms, as most of the things I discussed. And from here, you can emphasize, or you can understand what are the role of veterinarian in public health. Actually, this is a separate, you can say, course syllabus, or you have to study, but I don't want to discuss separately, because you have to take some understanding of this lecture for this also, for that also. So traditionally, जो veterinary public health mainly focused the area था इसका, that is the zoonosis and food hygiene. In spite of, you can say, new development in last decades, there are certain core activities. इसका जो था वो, you can say, not dealing properly. So there is a approach जो आया, one health, that is the health for human, health for animal and health for environment. सब कुछ एक कंपोनेंट में। ये जो कंसेप्ट आया, ये इसके एक्टिविटी को, यू कैन से, बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दिया रिसेंटली, खासकर ये रिसेंट सेंचुरी में, ठीक है। सो
जैसा कि हमने पहले बताया, एम्स एंड स्कोप में भी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जूनोटिक डिजीजेज, और भी ऐड कर सकते हैं, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जूनोटिक डिजीजेज, एपिडेमियोलॉजी, स्टडी ऑफ द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजीजेज, food safety, and definitely by the food safety you can say increasing the food security. Later on हम डिस्कस करते हैं अभी उस पैरा पे आके व्हाट इज फूड सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी एंड environmental protections, just like you have to just यहाँ पे इंट्रोडक्शन सेगमेंट में आइएगा जब यूनिट 4 का, तो इन environmental protections we have to deal with water or wholesome water, or what are the sources of water, how we can disposal of sewage, radiation pollution, noise pollution, each and everything we have to discuss there. Biomedical research, licensing, that is the most important component of, you can say, a scope of veterinary public health. And definitely the other area, daily wage, when you can say based on the experience or situations, the other area may defines as a scope, aims and scopes of veterinary public health. So जैसा कि हमने licensing बताया, so simply we can say the scope of veterinary public health is not a single disciplinary approach, it is a multidisciplinary approach, and that must be achieved by the licensing between the different professionals like veterinarians, human health professionals, scientists, para-professionals, that is the, you can say the para-vets or para-human being में also जो आता है terminology use होता है, who can treat, control and prevent disease of animals. ठीक है? So one by one we can discuss or likewise zoonosis prevention and control. So nowadays इसका क्या importance है? So we can say that nowadays it is reported that about 75% of the human diseases are emerging infectious diseases of zoonotic nature. 60% of human diseases are zoonotic nature, 60% infectious diseases of most host have another host. 33% जो zoonotic disease are about transmissible to the human. Zoonosis are transmissible between the humans, माने interhuman transmission, or you can say certain disease are endemic in nature. Endemic means the constant presence of disease in an area at predictive level. आएंगे हम endemic क्या है, epidemic क्या है, these all things we discuss in detail in epidemiology segment. So emerging diseases और re-emerging diseases, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे डिजीज होते हैं, नए डिजीज आ रहे हैं, जैसे अभी आपका आ गया सार्स कोरोना 2 वायरस का डिजीज का हो गया कोविड-19 वी कैन से, ये जो डिजीज है या इज कंसीडर्ड एज द इमर्जिंग डिजीज, री-इमर्जिंग डिजीज दैट इज प्रीवियसली नोन था, फिर से आ गया, आइदर इन होस्ट रेंज बढ़ गया उसका, पहले एक स्पेसीज को अफेक्ट कर रहा था, दूसरे स्पेसीज को, या ज्योग्राफिकल एरिया उसका इंक्रीज कर गया, वेक्टर रेंज इंक्रीज कर गया, पहले मान लीजिए कोई एडिस मॉस्किटो ट्रांसमिशन कर रहा था, अभी कुलेक्स भी करने लगा और टिक से भी ट्रांसमिशन, लाइकवाइज. सो दीज आर ऑल क्लासिफाइड एज री-इमर्जिंग zoonosis disease. And certain diseases are neglected disease, that is the most dangerous part, because most of these diseases are never, or you can say slightly or very few touched by the regulatory authorities. So some are the major important are brucellosis, rabies भी है, अभी just rabies डे पार किया है, dog rabies, cystic sarcosis, tinnitus, echinococosis, hydatidosis, tuberculosis, and trypanosomiasis and leishmaniasis. These are the list we can say mentioned by the WHO, the list of neglected zoonotic diseases. So यहाँ से आप जो रोल ऑफ वेटनरियन है और पब्लिक हेल्थ वेटनरियन है आप डिफाइन कर सकते हैं. So veterinarians may engaged in, आपका स्लाइड का जो राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर अपर कॉर्नर पे दिया हुआ है, आप उसको गौर से अगर देखिए, so a veterinarian or a public health veterinarians may engaged in diagnosis of zoonotic diseases or diseases, surveillance program of zoonotic diseases. Generally monitoring and surveillance are two common terminology used in epidemiology. So surveillance जो होता है that is the you can say keen observation. जैसे आप सिंपल एग्जांपल के फॉर्म में बताते हैं, आप किसी भी स्लॉटर हाउस में या कहीं भी आपकी जॉब लगी है, so आप अगर सिंपल एज ए वेटनरियन आप पोस्टेड हैं, so आपके पास जो भी केसेस आता है आप उससे सिंपल रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उस केस को रिकॉर्ड कर रहे हैं.
रहे हैं. This type of the study we can say is called as monitoring. However, इससे जो डिटेल स्टडी है, आपको केस मिल गया, मान लीजिए आपको एंथ्रेक्स का केस आपके हॉस्पिटल में आ गया, आप उस फार्मर के, उस ऑनर के घर तक जाते हैं, गांव पर जाते हैं और हर्ड तक पहुंचते हैं, सारे एनिमल को टेस्ट करते हैं, वहां जो अगर डिजीज का आपको फाइंडिंग मिलता है उसके बेसिस पे आप प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करते हैं. दिस इज प्रोग्राम इज कॉल्ड एज सर्विलेंस प्रोग्राम. सो इट इज ए फुल पैक ऑफ यू कैन से preventive and control programs for diseases, any disease we can say. And epidemiology is the study of disease in relation to the population. ठीक है, आप इसमें भी एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में भी एज ए वेटनरियन इन्वॉल्व हो सकते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू डिजीजेज और इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज, रिस्क एनालिसिस में इन्वॉल्व हो सकते हैं. कंट्रोल एंड एलिमिनेशन प्रोग्राम ऑफ, इसमें जूनोटिक डिजीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं. ऑक्यूपेशनल हेल्थ, दैट इज द यू कैन से ऑक्यूपेशनल डिजीज जो होता है, दैट इज द डिजीज दैट अराइजेज और दैट अकर्स इन रिलेशन टू द पॉपुलेशन ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन्स. मान लीजिए हम स्लॉटर हाउस वर्कर हैं, वहाँ एनिमल स्लॉटर हो रहा है, एज ए स्लॉटर हाउस वर्कर हैं या मीट इंस्पेक्टर हैं, वहाँ एनिमल ब्रुसेलोसिस से ग्रसित आ गया, एंथ्रेक्स से ग्रसित आ गया. So the lot of diseases that is wool sorting में पढ़े होंगे पहले, wool sorter disease, that is the anthrax, that is mainly occurs in the persons who involved in wool sorting industry में जो काम करते हैं. So likewise different occupations है, cotton industry के लिए है, इसमें जो काम कर रहा है उनके कौन सा disease होगा, वो environmental diseases बहुत सारे हैं. So ऐसे जितने भी occupational disease हैं उसके भी आप control programs में आपका भागीदारी हो सकता है. सेकंड जो फूड सेफ्टी है एंड फूड सिक्योरिटी है. सो फूड सेफ्टी मेनली यू कैन से डीलिंग विथ द सेफ्टी ऑफ द फूड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, फार्म से फॉर्क तक. ये जो कंसेप्ट है ये जनरली आपका फूड सेफ्टी का कंसेप्ट है. वो आप वैसा कोई भी फूड मैंने यू कैन से द अप्रोचेज that secure the availability of wholesome food, that is the food free from physical, chemical and biological hazards that have deleterious effect on human health. ठीक है, so ये फूड सेफ्टी की बात करते हैं. फूड सिक्योरिटी जो होता है, that is the it is the assurance that each and every populations get such amount of food to secure their minimum nutritional requirement. ऐसा एश्योरेंस होना चाहिए. गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं फूड सिक्योरिटी लेके, 2 रुपए किलो अनाज, ये अनाज वो, दैट इज. और अभी आपका मिड डे मील और जो स्कूलों में चलता है, दैट इज ओनली ये फूड सिक्योरिटी प्लान है गवर्नमेंट का कि ईच एंड एवरी जो बच्चे हैं या और भी जो हैं वो उनको एटलीस्ट इतना न्यूट्रिशनल मैंने मिलना चाहिए कि उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होता रहे. सो आप इस इंडस्ट्री में भी बात कर सकते हैं. आप मीट इंडस्ट्री में है, आप मीट इंडस्ट्री में, मिल्क इंडस्ट्री में हैं, आप डेयरी प्लांट्स में, आप फिश इंडस्ट्री में हैं. तो ये सारे जगह आपका जैसे कॉम्फेड है, आप यहाँ देख लीजिए बहुत सारे वेटनरियंस को ये कैंपस करके यहाँ से ले जाते हैं. सो डेफिनेटली इस एरिया में भी हमारे स्कोप्स हैं और काम भी है. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं जब, सो इसमें बहुत सारे एक्टिविटी हैं, दैट इज द वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ एनिमल बाई प्रोडक्ट, इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन असेसमेंट, range of activity that is mainly linked to the vector control, that is the vector control program or disease control program, water sanitation, wildlife health, disaster management, बायोडाइवर्सिटी. ये बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब हम लोगों को पढ़ना है इसी ईयर में. सब फार्म लेवल हाइजीन, ह्यूमन एक्टिविटीज, दैट इज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, कैसे उसको डिस्पोजल करना है, आप जो क्वालिटी है और पॉल्यूशन है, एयर, सॉइल, वाटर, रेडिएशन, ये सब पॉल्यूशन को, बायोटेररिज्म को भी आपको देखना है. ठीक है, बायोमेडिकल रिसर्च, दैट इज इट इज द लेबोरेटरी बेस्ड रिसर्च एंड देयर एप्लीकेशंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द यू कैन से द एनिमल.
So liaising है, that is the most important component. So it is the liaising between those professionals that are involved in protecting human health, or you can say human health as well as animal health. So liaising करके, और by the liaison you may identify the new problem, develop joint policies to protect human as well as animals. We can say ultimately human successfully. We can say by the liaising we can solve any problems. We can identify the problems and conduct the research, implementation of control programs for effective, you can say, implementation of you can say effective control programs in animals and human disease control. And good communication depends upon good liaising between the medical and veterinary professions. So अदर जो है आपका, यू कैन से द ह्यूमन हेल्थ का और एनिमल हेल्थ का और पीपल एनिमल जो इन्वायरमेंट है, इसका जड़ जो है एक ट्रायड, जड़ नहीं है, दिस इज अ लिंकेज और एसोसिएशन बिटवीन कोई भी डिजीज का जो ऑकरेंस होता है, इस एसोसिएशन को डिस्टर्ब होना, ठीक है। तो दिस इन एपिडेमियोलॉजी दिस इज कॉल्ड एज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एक डिजीज के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, मस्ट बी द पॉजिटिव एजेंट्स जो है उसका प्रेजेंस होना चाहिए, एंड ससेप्टेबल होस्ट का प्रेजेंस होना चाहिए। बट इन जनरल कंडीशंस दीज ऑल डिजीजेस और दीज एसोसिएशंस यू कैन से अकर्स इन बैलेंस कंडीशन। जब ये बैलेंसिंग डिस्टर्ब होता है, देन देयर इज ए मस्ट बी स्टेबल और बैलेंस कंडीशंस में होता है, दैट इज इन एपिडेमियोलॉजी दैट इज टर्म ऑफ इकोलॉजिकल क्लाइमैक्स। सो इकोलॉजिकल जो क्लाइमैक्स अचीव होता है, कोई डिजीज नहीं होता है जनरली, इंडेमिक फॉर्म में डिजीज प्रेजेंट होता है। बट जैसे ही इकोलॉजिकल क्लाइमैक्स और स्टेबल एंड बैलेंस रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है, देन डिजीज का अकरेंस होता है। तो डेफिनेटली दिस इज एन एरिया। Now some brief informations about what are the present status of veterinary public health in India. That's just for your knowledge. So nowadays there are various veterinary public health in India. You can broadly classify the institutions of or organizations that deals veterinary public health as education wise. May you can say the veterinary 53 veterinary colleges. This is somewhat old data. Very मैंने ज़्यादा दिन का नहीं है, but just few year back का data है। सम कुछ अप डाउन हो सकते हैं। 53 वेटनरी कॉलेज, 11 वेटनरी यूनिवर्सिटी, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता है। ये जो एजुकेशनल वेटनरी पब्लिक हेल्थ एजुकेशन को डील करता है। वेटनरी जो पब्लिक हेल्थ का रिसर्च है, दैट इज द एनसीडीसी, दैट इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट हैव डिपार्टमेंट। हॉपकिन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च एंड टेस्टिंग मुंबई में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दैट इज पुणे में है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता में है, रिसर्च से भी रिलेटेड है, एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड यूनिवर्सिटी दैट इज गढ़वासू में है। एंड इसके अलावा मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ वेटनरी पब्लिक हेल्थ इन वेटनरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। सो प्रैक्टिस बेसिस में सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी बॉडी है, दैट इज द नेशनल कमिटी ऑन जूनोसिस, जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा, नेशनल इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक कमिटी, बीपीएच एक्टिविटी एट स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट लेवल, अदर्स ऑल्सो म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे है, ठीक है। सो जो पहला है आपका जो डिवीजन ऑफ जूनोसिस एट एनसीडीसी, दैट इज द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, एस्टैब्लिश इन 1964। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। सो एनसीडीसी जो पुराना नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, दिल्ली में सिचुएटेड था। नाउअडेज इट इज नोन एज नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। एस्टैब्लिश 1964 में वहाँ डिवीजन ऑफ जूनोसिस एस्टैब्लिश हुआ। लाइकवाइज आपका इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पूना में था, नाउअडेज पुणे में 1889 में इंपेरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के रूप में ये एस्टैब्लिश हुआ, और बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन प्लेग कमीशन ने उसको रिकमेंड किया था, जिसके बेसिस पे एस्टैब्लिशमेंट हुआ। आईवीआरआई में 1971 में वेटनरी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की एस्टैब्लिशमेंट हुआ आईवीआरआई कैंपस, इज्जतनगर कैंपस में। लाइकवाइज आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ है, ये 1932 में इसका एस्टैब्लिश हुआ। लाइकवाइज स्कूल ऑफ जूनोसिस एंड पब्लिक हेल्थ है गढ़वासू में, 2012 में आया। So these are different, you can say, locations where you can say undergraduate and postgraduate veterinary teaching institutes are जो available है पूरा ऑल ओवर इंडिया का। ये कुछ सार है, but this data definitely I can say 2 to 3 year back data, back image disease. Okay, thank you। आप
जो पूछना है, कुछ डाउट्स हैं आपको तो मोस्ट वेलकम। हाँ जी, शो ये सब क्या? नो सर। नहीं सर। कुछ दिक्कत है तो बताइए। तो सर जी सर, बैकग्राउंड पूरे सिलेबस कोर्स में मुझे हम लोग को यही पढ़ना है, बट आगे जाके भी ये बहुत सारी चीजें काम आता है, जैसे एनसीडीसी को पूछ लेते हैं, ठीक है। आईवीआर कब स्टैब्लिश हुआ, पुराना नाम क्या था, जो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट जो हाइजीन वाली इंस्टीट्यूट है वेस्ट बंगाल में, वो भी काफी ओल्ड इंस्टीट्यूट है ना। और बताइए। सो हम समझते हैं कि इससे दोनों चीज आप कर सकते हैं, ये जो स्लाइड्स है, स्कोप एंड एम्स एंड स्कोप ऑफ वेटनरी पब्लिक हेल्थ and epidemiology as well as you can say the role of veterinarian in public health। ठीक है, बताइए कहीं डाउट है तो। सर हमें सर स्लाइड शेयर कर दीजिएगा सर। वो कर दूंगा मैं, डोंट बॉदर अबाउट जी इट। सर। आज चला जाएगा वेबसाइट पे, मैं दे दूंगा। वेबसाइट पे दूं या पर्सनल दूं? कोई है सीआर? ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ग्रुप में सर। ये वेटनरी पब्लिक हेल्थ वाले ग्रुप में सारे लोग हो? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, यस सर। देन 1 minute remaining you may ask some question। कोई भी बुक होंगे सर उसका सॉफ्ट कॉपी हम सबको सेंड कर दीजिए सर। हैं? अगर सर कोई बुक का सॉफ्ट कॉपी होगा तो सर। हाँ मैडम जो ये आपका जो स्लाइड मेरे ख्याल से यूनिट 1 का जो स्लाइड था उसमें कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, ये सब चीजें तो बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ कि ये जो आज का जो स्लाइड्स है ये बहुत सारी चीजें एडिशन हुई है, ठीक है। और कुछ टीचर्स का अपना वे होता है पढ़ाने का, ये अभी नहीं आएंगे हम लोग उस पे। वेटनरी पब्लिक हेल्थ का डिफिनेशन ही मिलेगा, पब्लिक हेल्थ का डिफिनेशन मिलेगा और हेल्थ का डिफिनेशन मिलेगा बुक्स में। सो जूनोसिस सेगमेंट आप आईसीआर की बुक प्रेफर कर सकते हैं, और भी बुक्स हैं, आप इधर लाइब्रेरी में अवेलेबल है, नहीं तो हमारे पास अवेलेबल है। हम कोशिश करेंगे कि सारे बुक्स की सॉफ्ट कॉपी अभी आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। यस सर। सारे बुक्स की सॉफ्ट कॉपी हम शेयर कर देंगे, पावर पॉइंट शेयर कर देंगे, और जो भी मेरे पास लेक्चर नोट्स अवेलेबल होगा वो भी शेयर कर देंगे। बट डेफिनेटली इसके नहीं है, मेरे पास एक आर्टिकल है, अगर